प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और बताएंगे कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं रिवीजन भी आप लोगों का चल रहा हो। मैं आपसे लगातार एक चीज कहता हूं कि भैया जितना आप पढ़ते जा रहे हो उसका रिवीजन बहुत जरूरी। आपको जब भी टाइम मिला करे अपने घर बैठकर आप लोग दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी सहूलियत के हिसाब से रिवीजन के लिए जरूर निकालें। अगर आपको डेली उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, कई बार होता है बच्चे कहते हैं भैया और क्लासें भी होती हैं, डेली टाइम नहीं मिल पाता है और घर का भी काम होता है। मैं समझ पा रहा हूं अभी आप वास्तव में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो कि वाकई में समय नहीं। दुनिया को लगता है कि ये एकदम खाली है, इसके पास फालतू टाइम है। लेकिन वास्तविकता ये कि आपका दिल ये जानता है कि आपका एक एक पल कितना इस समय ऐसे गुजर रहा है कि बस जल्दी से सफल हो जाऊं तो ये ताने खत्म। यही वास्तविकता है। लेकिन गुड्डा फिर भी अल्टरनेट डेज पर या सप्ताह में 2 दिन इस तरीके से आप लोग जरूर टाइम दें, ठीक है ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आएंगे और अब हम सेशन को प्रारंभ करेंगे और बताएंगे कि अगर सेशन पर आए और बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्तों की जो पिछली क्लास हमने कराई थी क्या वो आप सभी प्यारे साथियों को बढ़िया तरीके से, क्या हमें बढ़िया तरीके से समझ में आई थी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या होता है, कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, एक बार कमेंट रोक लेंगे और सुनेंगे मैं क्या बता रहा। मेरे प्यारे गुड्डा, इस डाइस में अपोजिट कैसे निकलेंगे पहले ये सुन। मैं अगर अल्टरनेट मेथड का प्रयोग करूंगा तो आपको ये डी स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं डी से अगर बी को छोड़ दूं और ई पर आ जाऊं तब मैं ये कह सकता हूं कि जो डी है ना उसका जो अपोजिट है वो ई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी का अपोजिट ई है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से कह सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ठीक उसी प्रकार से जो ए है उसका अपोजिट यहां बी को छोड़ेंगे तो सी। ए का जो अपोजिट आएगा वो निश्चित रूप से सी आ जाएगा। अब मुद्दा यहां पर ये उठता है कि अगर ये सब अपोजिट हैं तो जो मध्य में बी बचा हुआ है उस बी का अपोजिट क्या होगा? तो मैंने आप लोगों से कहा कि जब आप लोग इस बी का अपोजिट निकाल रहे होंगे तब मेरे शेर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 जो सबसे बाहरी क्षेत्र में यहां पर बने हुए हैं यही वो नंबर होंगे जो कि बी के अपोजिट हो। मैंने कहा कि यही वो नंबर होंगे जो कि बी के अपोजिट होंगे, यही वो नंबर होंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि ये नंबर कैसी स्थिति में होंगे, आयताकार होंगे, ट्रायंगल बेस्ड होंगे या क्या होंगे? तो इसका जवाब ये है कि ये आकृति भी तो ट्रायंगल बेस्ड आकृति है। तो मेरे प्यारे शेर यहां पर ये ट्रायंगल बेस्ड चीजें ऐसे ही बन रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डी के अपोजिट ई आ गया, ए के अपोजिट सी आ गया और बी के अपोजिट ये नंबर आ गए। तब मैं ये भी तो जानता हूं ना कि बी के अपोजिट अगर ये स्थिति है, ये नंबर है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। क्या इसमें कोई दिक्कत है? पहला ऑप्शन इस केस के आधार पर गलत बन रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
भाई बी के पास ये सब नंबरिंग दिखाई दे रही है और हम जानते हैं कि ये तो बी के अपोजिट वैल्यू थी। फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर अगर जाता हूं तो ध्यान से सुनना। अब यहां पर ए डी और ये नंबर, ए डी और ये नंबर हो सकता है, डी सी और ये नंबर, डी सी और ये नंबर हो सकता है, ई सी और ये नंबर, ई सी और ये नंबर ये भी हो सकता है। अब क्या करूं जी, सवाल। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका एक और लॉजिक सुनो। यहां पर गुड्डा डी के साथ कौन कनेक्ट है जरा देखना, डी के साथ 4 कनेक्ट है कि नहीं। ए के साथ कौन कनेक्ट है, यहां पर 1 कनेक्ट है कि नहीं, हाँ या ना। पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तो इसका एक और लॉजिक होता है, वो नियम ये कहता है कि यहां पर ए के साथ में 4 कनेक्ट है। क्या बोलेंगे, ए के सामने 4 कनेक्ट है। अगर ए के सामने 4 कनेक्ट है ना तो 4 ही कनेक्ट रहेगा, कोई और कनेक्ट। समझ में आ रही है, यहां ए के साथ 4 कनेक्ट है तो यहां पर ए के साथ 1 कैसे कनेक्ट हो गया, ये गलत है। आप कहें भैया इतनी सी बात पे भी गलत होता है क्या, मैंने कहा हां जी होता है। मैंने कहा हां जी होता है तो सुनो, अगर यहां पर ध्यान रखना डी के साथ 1 कनेक्ट है तो डी के साथ 1 ही कनेक्ट होता, 4 कनेक्ट नहीं होता। इस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये ऑप्शन भी गलत है, 2 ऑप्शन गलत हो चुके। अब आप लोग कहेंगे तो ये बच गए, इसमें क्या कनेक्ट सही हो रहे हैं चेक करना। डी के साथ 1 कनेक्ट है, हाँ जी डी के साथ 1 कनेक्ट। सी के साथ 2 कनेक्ट है, हाँ जी सी के साथ 2 कनेक्ट है। ई के साथ 3 कनेक्ट है, हाँ जी ई के साथ 3 कनेक्ट है। सी के साथ 2 कनेक्ट है, हाँ जी सी के साथ 2 कनेक्ट है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो मेरे गुड्डा, अब यहां पर मैं इन दोनों में से किस आधार पर आंसर दूं, कोई बता सकता है कितने लोग लॉजिक पर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर मुद्दा यह है कि मैं अगर अब रोटेट करके आप लोग चेक कर रहे होंगे, रोटेट करके जिनका भी आंसर सी है, मैं तो यही समझ रहा हूं, या डी भी है तो रोटेट करके ही तो दे रहे हैं। जैसे यहां पर मैं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 पर जाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। यहां पर मैं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 जाऊंगा तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। यहां पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, आपके हिसाब से कौन सा सही है। मैं आपको सीधा लॉजिक पर लेके चला गया हूं, मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन सा सही है। आपको क्या लगता है कि ये अगर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है तो यहां पर क्लॉकवाइज वाली वैल्यू ये ठीक होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज ठीक होना चाहिए। पूरी क्लास आंसर सी ऑप्शन देगी, इसमें कोई संदेह थोड़ा ही है सर, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज बनेगा। रुको जरा, सब्र करो, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे शेर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये जितने भी सी वाले हैं ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाना चाहता। मैंने कहा ये एक कागज का टुकड़ा है, बल्कि कागज का टुकड़ा ही क्यों बोलूंगा मैं इसे, मैं बोलूंगा ये कंप्लीट वही डाइस है जो आप लोगों से यहां क्वेश्चन में पूछा गया है। इसे जरा ध्यान से देख लीजिए और मुझे एक बार दिल भेजकर बताइए क्या ये वही क्वेश्चन है जो आपसे यहां पूछा गया है। आप मिलान कर लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, ये वही क्वेश्चन है सर जो आपसे पूछा गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। तब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 क्या है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। ये 1 2 3 4 क्या है, क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे गुड्डा अगर मैं इनको बी के अपोजिट जाकर रख देता हूं, मैंने कहा इनको बी के अपोजिट जाकर रख दो, जो ये
ट्राइंगल में 1 2 3 4 नंबर हैं। और अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज थे। मैं अगर बी के अपोजिट जाकर मेरे प्यारे गुड्डा, मैं अगर इनको बदलने की, पलटने की, देखने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 क्या क्लॉकवाइज रह गए हैं। जल्दी से देखो और मुझे बताओ, मैंने कहा क्या ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रह गए हैं? बोलो बोलो, क्या 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रह गए हैं? आप कहेंगे ना जी, ये 1 है, यहां से घूमकर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। देख लो ध्यान। मैंने कहा मेरे शेर ये 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, तो ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। मैंने कहा ये वो स्थिति होती है जहां आपको ओपन डाइस की वैल्यू, मतलब जब बंद करते हैं इस तरीके से, जो ये कारतूस से लगे हुए हैं ना, इसमें जो जो ये मिसाइल सी लगी हुई है, ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज होती है तो एंटी क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है तो क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो जाती है। ये जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप भी एक बार घर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सही है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और समझ में ही क्या सर, आंसर बदल गए, जज्बात बदल गए, आंसर बदल गए, जज्बात बदल गए। भैया इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी जिसका था वो गलत हो गए, और इस प्रश्न का आंसर बन गया कौन सा ऑप्शन? आंसर बन गया जी ऑप्शन नंबर कौन सा? आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे शेर, एकदम नया क्वेश्चन, नई वैरायटी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 2-4 मेथड मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट, जो अपोजिट है उसे गलत कर दो। एक मैंने आपको बताया कि डी के साथ 1 कनेक्ट है तो 1 ही कनेक्ट रहेगा, सी के साथ 2 कनेक्ट है तो 2 ही कनेक्ट रहेगा, ई के साथ 3 कनेक्ट है तो 3 ही कनेक्ट रहेगा, ए के साथ 4 कनेक्ट है तो 4 ही कनेक्ट रहेगा। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, यहां तक बात समझ में आ रही है? सर हमने एसएससी जीडी का बैच लेंगे, सर हम एसएससी का बैच लेंगे, आप एसएससी जीडी में आप ही रीजनिंग पढ़ाना। मेरे दोस्त, दिल्ली पुलिस में पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एसएससी जीडी में भी कुछ, ठीक है? तो आप इस बैच की रीजनिंग पढ़ के भी अपने आप में बढ़िया कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है? और रही बात उसमें पढ़ाने की ना पढ़ाने की, तो देखो मुझे संस्था जो जिम्मेदारी देगी, बैच में देगी, मैं उसमें अपनी मेहनत से पढ़ूंगा। और बल्कि मैं आपको इतना भी बता दूं कि संस्था जिसे जहां भी जिम्मेदारी देगी, मेरे प्यारे दोस्त, एक से एक बढ़कर, अगर कोई भी टीचर आरडब्ल्यूए का हिस्सा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास करके देखना, आपको गजब समझ, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई अन्य टीचर। मेरे कहने का मतलब सुनो, कहने का मतलब सुनो कि ये मतलब सोचा ही मत करो कि सर आप पढ़ाना, वो पढ़ाएं वो पढ़ाएं वो पढ़ाएं। मैं कह रहा हूं अगर कोई आरडब्ल्यूए में पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बेहतरीन टीचर ही होंगे, इस वजह से आरडब्ल्यूए में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक से एक बढ़ करें, ऐसे कभी नहीं सोचना है मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, बेहतरीन ही पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको किसी भी टीचर की क्लास आप आरडब्ल्यूए पर ले लेना, उतना ही समझ में आएगा जितना मेरी क्लास में आएगा, या मेरी में भी उतना आएगा जितना और किसी में आएगा। मतलब सब आपस में, मतलब एक तरीके से जुड़े हुए हैं। हम सब बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं कि बच्चे को कैसे कैसे, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? अब ध्यान से सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या, इसे तो कर दोगे ना? अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप कर देंगे।
मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है? बताएंगे क्या आंसर हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर। सबसे पहले अगर मैं अपोजिट निकालूं तो जो ये P है इसका अपोजिट ये Q हो, P का अपोजिट ये Q हो जाएगा, M का अपोजिट ये T हो जाएगा, M का अपोजिट T हो जाएगा, और ये जो N बचा है इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये नंबर होंगे जो साइड में लिखे हुए हैं, अर्थात ऐसे। ये ऐसे आयताकार वर्गाकार स्थिति में है तो ऐसे ही आएंगे, सही है। मेरे प्यारे दोस्त पहले दो ऑप्शन को देखते ही गलत कर दो, कारण समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कारण क्या है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया ये दोनों गलत हो गए। कौन कौन समझ गए? भैया इस वजह से गलत हो गए क्योंकि ये यहां पर इस बार ट्राइंगल वाली आकृति नहीं है, जबकि इसमें ट्राइंगल वाली दे रखी। अगर ये आयताकार वर्गाकार है तो यही तो होंगे, पर ये ट्राइंगल कहां से आ गया? इस वजह से ये गलत है, इस वजह से ये गलत है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, पहले चेक कर लो कि यहां पर टीपी और ये नंबर, टीपी और ये नंबर अलग है, एमपी और ये नंबर, एमपी और ये नंबर अलग है। तो यहां आप समझेंगे इस बार 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 इस बार एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 इस बार एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको क्या चाहिए? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको क्या चाहिए, एंटी या क्लॉक? मैंने फिर से कह रहा हूं अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ये डी वाले जितने लोग डी दे रहे हैं, 1 2 क्या एंटी क्लॉकवाइज से यहां एंटी क्लॉकवाइज बना दोगे? अभी तो प्रैक्टिकली समझाया आपको। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये 1 2 3 4 जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में परिवर्तित होगी और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर क्या होगा प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाए। अब इससे भी एक स्तर ऊपर, अब उस स्तर पर चलते हैं जब एग्जामिनर लैंग्वेज बनाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। लैंग्वेज कैसे, जरा ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि ये होता है लैंग्वेज वाली स्थिति। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कमेंट मत करना और इधर उधर की कोई चीज नहीं, केवल पढ़ाई को ध्यान से सुनना है मैं क्या कह। मेरे दोस्त बताएंगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ये क्या है, इसके आधार पर कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कह रहा है संख्या 3 से 6 तक, तो 3 4 5 6 4 क्वेश्चन हैं इसके। अब देखो सवाल कह रहा है नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। तो भैया ये 6 पास ही तो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। विलुप्त का मतलब है गायब कर दिया गया है। तो इनकी जो ऊपरी सतह पर लिखा हुआ अंक है उस अंक को गायब कर दिया गया है। आप देखो यहां ऊपरी सतह पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यही तो इसने बोला है कि जो ऊपरी सतह है उस पर गायब कर दिया है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं लिख रहा है, सही है। अब सुनो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सुनेंगे ध्यान से। फिर कह रहा है प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। भैया 2 अपोजिट सरफेस का जो टोटल है वो 7 है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरे शेर
दो विपरीत का टोटल 7 है। इसका मतलब एक का अपोजिट क्या है? 6, तभी तो एक और 6 7 बनेगा। 2 का अपोजिट क्या है? 5। 4 का अपोजिट क्या है? 3। 4 का अपोजिट 3 करोगे तभी तो 7 बनेगा। 2 का अपोजिट 5 करोगे तभी तो 7 बनेगा। तो 3 चीज यहां से बड़ी स्पष्ट सुन लो। पहली, 6 पासे दिए गए। दूसरी, ऊपर की सतह को गायब कर दिया। और तीसरी, दोनों विपरीत सतहों का योगफल 7 है। दोनों अपोजिट का टोटल 7 है। एक का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। अब सुनो, प्रश्न है ये पहला। ये प्रश्न पहला है, क्या कह रहा है? सवाल को ध्यान से सुन लो। कह रहा है यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, केवल और केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनकी बात हुई है, ध्यान देंगे। केवल और केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बस इनकी बात हुई है और कुछ नहीं। यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। निचला फलक मतलब सबसे निचली संख्या पर सम संख्याएं हैं, मतलब ऑड नंबर हैं, जैसे 2, 4, 6। इसका मतलब हुआ कि इनकी निचली सतह पर या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। भाई होगा तो इन तीनों में से कोई एक। निचली सतह पर सम संख्या है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे ही यहां पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहां भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है तो इनके ऊपरी फलक पर, इनके ऊपरी फलक पर, जिनकी अभी निचली सतह की बात चल रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऊपरी फलक पर अंकों का योग क्या होगा? तो ये कह रहा है इनके जो ऊपरी सतह है उन पर अंकों का योग क्या होगा। तो योग तो जब करोगे ना, जब पहले ऊपरी सतह पर लिखे हुए अंकों का मान ज्ञात कर लो। कैसे करोगे? सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। अब पहले वाले डाइस में चेक करते हैं कि यहां 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा सबसे नीचे। तो मैंने कहा सबसे नीचे 2 को लिख दूं, तो मैं 2 को लिख तो दूं, लेकिन नियम यह कहता है कि सभी विपरीत सतह का योगफल 7 है। तो मैं अगर 2 को नीचे लिखूंगा तो ऊपर 5 आना चाहिए, और 5 ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि 5 तो यहां ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका है। तो इसका मतलब 2 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 6 को नीचे लिखना चाहूं तो 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है साइड में। तो सबसे नीचे मजबूरी है कि मैं 4 ही लिखूंगा, और 4 अगर नीचे आएगा तो ऊपर 3 आएगा क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। हाँ या ना? तो यहां ऊपर मैं 3 लिख रहा हूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं यहां दूसरे डाइस में नीचे 2 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे भैया अगर नीचे 2 लिखोगे ना तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 जुड़कर 7 होगा। मैं अगर नीचे 2 लिखूंगा तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा। मेरे शेर 5 ऊपर कैसे लिखोगे? 5 तो ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका है। तो इसका मतलब 2 नहीं आएगा नीचे, क्योंकि 5 ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि 5 ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका। मैंने कहा तो क्या नीचे 4 आएगा? तो क्या नीचे 4 आएगा? 4 नीचे नहीं आएगा। 4 अगर नीचे लिखोगे तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 3 7, अपोजिट का टोटल 7 करना है, और 3 पहले ही ऑलरेडी साइड में लिख रहा है। तो इसे ऊपर कैसे लिखोगे? ये भी गलत है। तो आपको नीचे 6 लिखना पड़ेगा, और नीचे 6 तो ऊपर 1 आए।
यहां पर आते हैं, देखो 2 और 6 तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो 2 और 6 तो नीचे आ ही नहीं सकते, तो नीचे 4 ही आएगा, और नीचे 4 आएगा तो ऊपर 3 आएगा। मेरे शेर आप देख सकते हो कि जो टोटल बना है वो 3 और 1 4 और 3 7 बना है। आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आंसर 7 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ समझ में आया? उतार लो इसे जल्दी जल्दी, उतार लो इसे जल्दी जल्दी से। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, थोड़ा सा भी आपका ध्यान उधर उधर हुआ, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ध्यान रख, आप देखो कि मैं आपको कितने स्तर तक चीज, मैं चाहता तो बस डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन करा के कह देता कि टॉपिक खत्म, आपको तो पता भी नहीं है कि ये टाइप भी बनती। लेकिन मेरे प्यारे शेर, मेरा दिल ये कहता है कि मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाऊं कि अगर पेपर में एग्जामिनर कठिन से कठिन बनाने की भी कोशिश करे, यार कितना भी कठिन बना दे, तो वो यहां से बाहर नहीं। बात समझ में आ रही है? हमारे नोट्स से चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। बाकी मुझे जरूर बता दो आप कमेंट करके कि क्या मैं आपको एक अच्छे लेवल तक पढ़ाऊं। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार क्या बिना बात किए इतने हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं सवालों को, आसान आसान कराओ, चैप्टर खत्म करो। तो हमको इतना डीप नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा बता देना, अगर आपको लगे कि यार भैया इतना कोई नहीं, इतना जरूरत नहीं है, तो बता देना। लेकिन मेरी बात अगर मानो तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे प्यारे शेर कंटेंट के साथ समझौता मत करो, चाहे कोई भी हो। पढ़ो बढ़िया तरीके से। अकल को एग्जाम का स्तर अगर यहां तक है तो आप यहां तक, सही है ना? अब सुनो, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें इसी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। इसका ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे समझेंगे। प्रश्न, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुन। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। भैया एकदम बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, ये कभी भी पहले नहीं पढ़ा। ठीक है भाई, थैंक यू। सब लोग कह रहे हैं भैया करवाओ करवाओ करवाओ, बहुत बढ़िया। सुनो, मैंने कहा यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे के, सुन लो ध्यान, ये कह रहा है यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे, इफ ए डाइस विद ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू हैज ऑड नंबर्स। जरा ध्यान से सुनो, विषम सांख्यिक मान वाले पासे का मतलब क्या है? विषम सांख्यिक मान वाले पासे का मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ये नंबर है, तो इसमें जो भी नंबर ऐसा है जो विषम संख्या पर आता है, मतलब ऑड नंबर पर आता है, उसको लेना होगा। जैसे मेरे प्यारे गुड्डा, ये 1 हो गया, ये 3rd हो गया, और ये 5 हो गया। यही तो विषम सांख्यिक मान वाले पासे हैं। भैया ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट एक विषम संख्या तो होती है, 3 विषम संख्या तो होती है, 5 विषम संख्या तो होती है। तो इसने यही कहा है कि जो विषम सांख्यिक मान वाले पासे हैं, अर्थात कौन कौन से, 1, 3, 5, क्या कहवा रहा है, इनके निचले फलक पर विषम संख्या है, इनके निचले फलक पर विषम संख्या है। निचले फलक का मतलब जो जिस पर ये टिका हुआ है, तो उस पर विषम संख्या कौन कौन हो सकती है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, तीनों नंबर नहीं होंगे, होगा तो कोई एक, वो मैं डिसाइड करूंगा अभी कि वो कौन सा एक होगा। यहां पर मैंने कहा यहां भी या तो 1, या तो 3, या तो 5। अब प्रश्न कह रहा है तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या हो, इनके ऊपरी फलक पर लिखे गए मान का योग क्या होगा। तो ऊपरी संख्या कैसे निकलेगी,
सर 5 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो सबसे नीचे 5 तो आएगा नहीं, 5 को गलत कर दो। क्या सबसे नीचे 1 आएगा? यस और नो करके बताओ। सबसे नीचे 1 लिखोगे ना, सबसे नीचे 1 लिखोगे तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 6 का टोटल 7 होगा। 1 और 6 का टोटल 7 होगा। मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, मैंने कहा नीचे 1 लिखोगे तो 1 और 6 का टोटल ये नहीं है, तो नीचे 3 होगा, ऊपर 4 होगा। 3 और 4 7। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने कहा यहां पर नीचे 1 लिख दूं क्या? इस वाले में नीचे 1 लिख दूं क्या? भैया नीचे 1 लिखोगे तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 चाहिए। और ऊपर 6 कैसे लिखोगे भैया? 6 तो साइड में पहले ही लिखा जा चुका है, का मतलब ये गलत है। मैंने कहा क्या नीचे मेरे शेर 5 लिख दूं? तब आप कहोगे भैया जी अगर नीचे 5 लिखोगे तो ऊपर आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 7, और 2 ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका है, तो ये भी गलत है। तब नीचे 3 आएगा और ऊपर 4। निकल पा रहे हैं नंबर? समझ में आ रहा है? परेशान मत हुआ, क्या आएंगी आगे समझो। मैंने कहा अगर नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 6 आ नहीं सकता क्योंकि यहां 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका। 5 पहले ही लिखा जा चुका है तो गलत हो गया, तो नीचे 3 ही आएगा। नीचे 3 आएगा तो ऊपर 4 आएगा, और ऊपर के अंकों का योग कितना बन गया जरा चेक कर लो। तो आप लोग कहोगे 4 + 4 + 4, ये टोटल 12 हो जाएगा। ये टोटल 12 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टोटल 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाए? 12। खत्म मामला, क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं। सही है जी। चलो यहां तक बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, कॉपी कर लो जल्दी से, क्वेश्चन को लीजिए कॉपी कर लो, जो जो नंबर जिस तरीके से यहां लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बढ़िया तरीके से ये सब समझ में आ गया हो। बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो, क्या सब ओके है? जल्दी जल्दी एक बार यार कमेंट कर दिया करो कि भैया हाँ ओके है। जल्दी से बताएंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो यहां तक उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इसका क्या आंसर। सवाल कह रहा है यदि समसांख्यिक मान वाले पासे, तो भैया जैसे पिछली बार विषम सांख्यिक मान वाले पासों की बात की थी ना, इस बार समसांख्यिक यानी इवन नंबर वाले पासे की बात कर रहा है। कह रहा है यदि समसांख्यिक मान वाले पासे, इफ ए डाइस विद इवन न्यूमेरिकल वैल्यू, इवन मतलब 2 4, मैंने कहा 2 4 6, तो आप लोग कहेंगे भैया ये डाइस लेना है, ये डाइस लेना है और ये डाइस ले। हमने कहा ये आपको डाइस ले, तो आप लोग कहेंगे इन डाइस में क्या हुआ है? इनके सतह के ऊपरी फलक पर सम संख्या है, इनके सतह पर ऊपरी सतह पर सम संख्या है। तो ऊपरी सतह पर सम संख्या होने का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है,
6 हो सकता। अच्छा, इसमें नहीं, दूसरा, चौथा और छठा। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ऐसे ही यहां पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे ही यहां 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सुनो। ऊपरी सतह पर 2, 4 या 6। मेरे प्यारे दोस्त, ऊपरी सतह पर यहां 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, यह कैसे पता चलेगा? सर क्या ऊपर 4 आ सकता है? सर 4 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 4 अगर ऊपर लिखोगे तो 3 नीचे लिखना पड़ेगा। अपोजिट का टोटल तो 7 है ना, और 3 साइड में लिख रहा है तो नीचे आ ही नहीं सकता, तो इसलिए गलत है। अगर ऊपर 2 लिखोगे तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा। ऊपर 2 लिखोगे तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा, और 5 ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका है, तो यह भी गलत है। तो ऊपर आपको 6 लिखना है, नीचे आपको 1 लिखना। 6 का 1 ही तो टोटल 7 होगा। ऐसे ही यहां पर ऊपर 2 लिखोगे तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा, और 5 नीचे आएगा नहीं, क्योंकि 5 साइड में रखा है, गलत। ऊपर 4 लिखोगे तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा, 3 साइड में है, गलत। तो ऊपर 6 आएगा, और ऊपर 6, यहां भी ऊपर 6 ही था, तो नीचे 1। यहां 4 और 2 पहले ही आ चुके हैं, तो ये गलत है, तो ऊपर 6 ही आएगा। और प्रश्न पूछ क्या रहा है ये सुन लो। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इनका कुल योग कितना होगा। भैया ऊपरी सतह देकर ऊपरी सतह का ही योग पूछा गया है। सुन लो ध्यान से। इसने कहा कि समसांख्यिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हैं, तो इनका कुल योग कितना होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, इनका कुल योग ही पूछा है, इनका कुल योग ही पूछा है। तब मेरे प्यारे दोस्त, इनका कुल योग कितना बन रहा है? ऊपरी का ही पूछ रहा है। 6 + 6 + 6 18 बना होगा। सभी का आंसर भी करेक्ट हुआ होगा। 18 प्रश्न का 18 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। सुनो ध्यान से, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न लिख रहा है, यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सम संख्याएं निचले फलक पर। ध्यान से सुनना, मैं केवल पहले इनको ही करूंगा जिनकी इसने बोली है। सही है ना? सवाल ने कहा यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सम संख्या निचले फलक पर है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सम संख्या है निचले फलक पर। नीचे सम संख्या लिखी हुई है। नीचे सम संख्या का मतलब हो गया 2, 4, 6 में से कोई आएगा। यहां भी 2, 4 या 6 में से कोई आएगा, और यहां भी 2, 4 या 6 में से कोई आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तो निचले सतह पर सम संख्या की बात हुई है। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला है? तथा पासा 4, 5, 6 में विषम संख्या ऊपरी फलक पर। ओ भाई साहब,
फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो सम संख्या थी, लेकिन निचले फलक पर। और 4, 5, 6 में विषम संख्या है, लेकिन ऊपरी सतह। खुलकर बोला है उसने, ऊपरी फलक। तो भैया यहां विषम संख्या लिखो 4, 5, 6 में, वो भी ऊपरी सतह पर। तो ऊपरी सतह पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहां भी ऊपरी सतह पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहां भी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि यहां निचली सतह पर नंबर निकाल दिया है, ऊपरी सतह का निकालना है। यहां ऊपरी सतह का दिया, निचली का निकालना है। जरा ध्यान से सुन। यहां निचली सतह पर 2, 4, 6 चाहिए, है तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, 5 साइड में है। तो नीचे 4 आएगा, 4 नीचे तो 3 ऊपर आएगा। यहां पर नीचे 2 नहीं लिख सकता, 2 नीचे लिखूंगा तो 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, 5 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 4 नहीं हो सकता, 4 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो नीचे 6 आएगा, ऊपर 1। यहां 2 और 6 पहले ही आ चुके हैं तो 4 ही बचा, 4 नीचे तो 3 ऊपर आएगा। इनमें ऊपरी सतह को पकड़ते हैं। 5 और 3 ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये गलत हैं, ऊपर 1 ही आएगा, 1 ऊपर तो नीचे 6 आएगा। यहां पर गुड्डा 5 ऑलरेडी आ चुका है, गलत हो गया। 1 ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि फिर नीचे 6 लिखना पड़ेगा, 6 पहले ही साइड में लिख रहा है तो ये ऊपर 3 आएगा, ऊपर 3 आएगा तो नीचे 4 आएगा। यहां ऊपर 5 नहीं आ सकता, 5 ऊपर लिखूंगा तो 2 नीचे लिखना पड़ेगा, 2 साइड में लिख रहा है। ऊपर 3 नहीं आ सकता, 3 ऊपर लिखूंगा तो 4 नीचे लिखना पड़ेगा, 4 साइड में है तो ऊपर 1 आएगा, नीचे। अब ध्यान से सुन। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर। सवाल ने पूछा क्या है? कह रहा है दोनों समूहों के ऊपरी सतहों के योग का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ग्रुप का टोटल अलग योगफल निकाल लो। 4, 5 और 6 का भी अलग योगफल निकाल लो और उनके योगफल का अंतर बता। तब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, पहली वाली सतह के ऊपर का योग कितना है, मतलब पहले ग्रुप का अलग टोटल करो, दूसरे ग्रुप का अलग टोटल करो, फिर जितना टोटल बने उनका डिफरेंस निकालो। इतना काम हमें। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ग्रुप का टोटल बना 3 और 1 4 और 3 7, और इसका बना 3 और 1 4 और 1 5, और 7 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 2, और यही 2 क्या हो गया? सवाल का आंसर। यही 2 हो गया प्रश्न का करेक्ट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लो, ध्यान से। क्लास में जिस दिन मतलब एक हाई लेवल, सुपर लेवल बढ़िया क्वेश्चन चलने लग जाते हैं ना, तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाती है। हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आसान आसान पढ़ना सबको अच्छा लगता है। हालांकि ये भी आसान है, ये कठिन नहीं है। ये भी आसान ही है, ये कठिन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात ध्यान से, ये भी आसान है, ये कठिन नहीं है। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है
कि मेरे प्यारे वीर, जब तक आपको कोई चीज नहीं आती है, जब आप किसी को पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको हल्की सी दिक्कत होती है, लेकिन लेकिन जब सीख जाते हो तो आसान हो जाता है। अब आ गया ना सबको समझ? सबको समझ में आ गया ना? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। अब सुनो नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन जैसे कि ये है, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, अब तक जो क्वेश्चन कराए हैं उनसे अलग है। और रही बात इस क्वेश्चन की, आपको लगता हो ना कि यार लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो पेपर में ही नहीं आते, आपको लगता हो कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये यूपी पुलिस में जेल प्रहरी अर्थात जेल वार्डन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आप में से कुछ साथियों को अगर याद हो तो 19 दिसंबर शायद 2020 था, एग्जैक्ट तारीख तो मुझे याद है, महीना भी याद है, वर्ष शायद 2020 है, और 20 दिसंबर 2 दिन पेपर हुआ था जेल पुलिस का। बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पूछी गई थी। मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जा चुका है। तो सोचो अगर 2020 में यूपी पुलिस के जेल प्रहरी में अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या 2025 में दिल्ली पुलिस में लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? क्या एग्जामिनर के लिए कोई बड़ी बात है? नहीं ना। ध्यान रखेंगे चीजों को। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या कर सकते थे आप, अगर आप इस एग्जाम में बैठे होते तो? बताओ अगर आप इस एग्जाम में बैठे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या दे रहे होंगे? बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का आंसर क्या बता सकते हो कि भाई क्या आंसर आप बता रहे हो? कैसे होगा? ध्यान से सुनना। भैया जी, मैं बिहार पटना से हूं और जब आप आएंगे तो आपके चरण छू, ऐसी बात मत करो यार। तुम ऐसे मुझे ना, देखो तुम भाई, गले मिलने की बात किया करोगे, केवल गले मिलने, ठीक है ना? एक चरण छूना और ये मतलब इस तरीके से गले मिलेंगे ऐसे बोल, ठीक है? कितने साथी हैं भाई बिहार पटना जो पहुंच रहे हैं? एक बार दिल भेजना, जल्दी से दिल भेजो मेरे प्यारे वीर, जल्दी से एक बार दिल भेजेंगे कि हाँ भैया हम पटना। और इस तरीके से नहीं कि यार पैर छूने सारी चीज, तरीके से भाई 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 है ना? गले लगना ज्यादा बेहतर, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से बताओ कौन कौन पटना पहुंच रहे हैं? हाँ, याद है ना? 4 तारीख को आपके बीच में था एक खट्टी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से दिल भेज दो मेरे सभी प्यारे बहन भाई जो पटना पहुंच। निश्चित रूप से आपसे मुलाकात होगी, वो बता देना कि भैया यकीन, ठीक है ना? है ना? याद दिला देना मुझे, भैया यकीन बैच से हूं, पूरी क्लास करता हूं, समझ में आता है तो बता देना समझ में आता है, और अगर नहीं आता है तो कह देना भैया तुम जो पढ़ाते हो कुछ समझ में नहीं। तुम्हारे हर एक सुझाव का स्वागत हमेशा रहेगा जो आप कहें। चलो भाई, आओ ध्यान से। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8, 7 और 6 है। ध्यान से सुनना, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 8, 7 और 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के, जो संख्या 6 है, तो संख्या जो 6 है वो 1 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। 5 के विपरीत पूछ, जरा ध्यान से सुन। मानकर चलो मैं ऐसे एक डाइस बना दूं, छोटा सा प्रैक्टिकल। मानकर चलो मैंने कहा कि ये एक डाइस,
मैंने कहा कि मानकर चलो ये एक डाइस यहां पर हमने बना दी। कह रहा है संख्या 6 एक और 3 अन्य संख्याओं के। ध्यान से सुनिए, जो संख्या 6 ना वो एक और अन्य 3 संख्याओं के। तो मानकर चलो मैंने 6 को यहां लिख दिया, तो जो 6 है वो एक के निकट है और 3 अन्य संख्याओं के। तो मानकर चलो मैं एक को यहां लिख दूं तो 6 एक के निकट हो गया। निकट का भाई देखो एक विपरीत होता है, विपरीत के अलावा तो सब निकट ही होते हैं। तो बाकी 3 के ये पड़ोसी हो गया, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल क्या कह रहा है, संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य के। तो मैंने कहा ये मानकर चलो 4 है। संख्या जो 4 है वो 2 और अन्य 3 के, तो 2 ये हो गई और अन्य 3 हो गई 1 2 3। इसके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा यहां 5 बच गया, यहां पर 6, 5 बच गया, सॉरी 6 तो आ गया ना, 3 बच गया यहां पर। क्या ये क्वेश्चन ठीक? विपरीत फलकों के का योग 8 7 और 6 है, तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर तो 8 और 8 2 बार बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये क्वेश्चन तो गलत हो। कैसे करूं इसे, गलत हो। चलो कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हो गई जी टोटल 4 सतह ऐसे। सवाल कह रहा है कि विपरीत संख्याओं का योग क्रम से 8 बनता है। तो पहले 8 बनाने के मैं मतलब कॉन्सेप्ट समझता हूं कैसे बन सकता है। ध्यान से सुनेंगे, 8 के कॉन्सेप्ट की टोटल वैल्यू क्या क्या बन सकती है, टोटल वैल्यू को बना लेते हैं। टोटल वैल्यू क्या क्या बन सकती हैं, उन टोटल वैल्यू को बना लेते हैं और फिर समझेंगे कौन सा सही है। तो पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे इस बार, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये कहती है कि टोटल 8 अगर बनाना है तो यहां पर 2 लिख दो और यहां पर 6 लिख दो, 6 और 2 8 हो गए। या फिर एक पॉसिबिलिटी 3 और 5 की भी हो सकती है, हाँ या ना। अब क्या कह रहा है, संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो संख्या जो 6 है वो 1 और 3 के सन्निकट है, तो मैं 1 को यहां लिख सकता हूं और बाकी 3 ये हो गई, हाँ या ना। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर अगर 7 टोटल बनाना है तो 6 और 2 8 तो बन गया, 7 बनाना है तो ये 1 और 6 7 तो नहीं बन सकता, तो 1 और 6 7 नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। तो यहां पर 6 और 2 8 तो बन सकता है, तो यहां पर 1 वाली वैल्यू को ले लेते हैं। संख्या 6 1 और 3 अन्य संख्याओं के निकट है, तो यहां पर 6 ले लेता हूं, यहां पर 1 ले लेता हूं, तो 6 1 और संख्या 6 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो यहां 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 1 और 6 7, यार ये अब भी पॉसिबल नहीं हो रहा, इसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्या है भाई? इस क्वेश्चन में कोई ना कोई समस्या है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं। गुड्डा इस क्वेश्चन में मतलब अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है, कुछ ना कुछ समस्या तो इसमें है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करके अगली क्लास में डिस्कस कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार हम अगली क्लास में डिस्कस करें, अभी समझ से बाहर है। और मतलब ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को कई बार किया है मैंने, कई बार कराया है अलग अलग क्लास में। या तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है छोटी मोटी नंबर की, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे माइंड में ही सेट नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि भाई टाइपिंग मिस्टेक ही है, हम भी एक इंसान ही होते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि माइंड में चीज, और मैं आपको घुमा फिरा के वैसे ही उल्टा सीधा सेट करके इस क्वेश्चन को दे दूं और कह दूं कि हो गया सॉल्व, तो वो एज ए टीचर मेरे दिल को गवाही नहीं देता। मतलब अगर मैं इस बात को स्पष्ट बोलूं कि भाई अभी फिलहाल माइंड में नहीं आ रहा, लॉजिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल रहा है, स्किप हो रहा है,
तो फिर मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। घुमाने फिराने से ज्यादा बेहतर ये कहना कि भाई आज नहीं आ रहा भी समझ में, कल देख कर बताऊंगा, मैं एक बार दोबारा से चेक करूंगा कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर मेरी ओर से ही कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक है ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसे होने के भी प्रबल संभावनाएं हैं कि मेरा माइंड नहीं पकड़ पा रहा अभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो गुड्डा कल मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि घुमा फिरा के आपसे कह दूं, और अभी मुझे पता है मैं कुछ भी कह दूंगा, मैं कुछ भी कह दूंगा और उल्टा सीधा ऐसे कर भी दूंगा, पूरी इसकी कंडीशन भी सेट कर दूंगा, और बहुत सारे लोग कह भी देंगे कि हाँ सर बढ़िया हो गया। और कल को यही क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपसे नहीं हुआ, और आप इस क्वेश्चन की वजह से ही मेरिट से बाहर हो गए, तो फिर कहीं ना कहीं उससे बुरा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हम इसे ही समझेंगे कि हालांकि ये बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए क्लास में जब इतने सारे लोग एक साथ होते हैं कि यार टीचर ये कह रहा हो कि भाई ठीक है अभी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, माइंड पे आ नहीं रहा, कुछ ना कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं इतना नहीं सोचता हूं, मैं बड़ा ही सिंपल सा इन बारे में बस एक ही बात कहता हूं कि हाँ नहीं हो रहा, कल क्लास में देख के बता दो। ठीक है भैया, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और बढ़िया तरीके से आप रहिए, शानदार तरीके से। गुड्डा ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।